नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल साथ में सीखें पर आपका स्वागत है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की इस सीरीज में हमारी आज की वीडियो अमेरिका के महान मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट पर आधारित होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा ये चैनल नया है और आपके ऐसा करने से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही साथ सहयोग भी होगा। तो चलिए साथ मिलकर सीखते हैं और चैनल के इंट्रो के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की जो वीडियो है वो है कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, यानी कि कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो आज हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये नैतिक या नैतिकता यानी कि मोरल या मोरालिटी होती क्या है। तो अगर इसकी हम परिभाषा को देखें तो सरल शब्दों में अगर कहें तो नैतिकता मानकों का यानी स्टैंडर्ड्स का एक समूह या एक कोड या मूल्य प्रणाली यानी कि वैल्यू सिस्टम है। यानी कि नैतिकता जो है मानकों का एक समूह है या एक कोड है या मूल्य प्रणाली है, जिसके द्वारा मानव कार्यों को सही या गलत, अच्छा या बुरा निर्धारित किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो जो सही और अच्छा है, हाँ, जो सही और अच्छा है उसके मानक के अनुरूप होना ही नैतिकता होती है। और इसमें ये जरूरी है या एक तरह से कहिए कि ये जो सही और गलत का निर्णय है ये हमें समाज द्वारा बताया जाता है, या कुछ पुस्तकें जो हैं अलग अलग विषयों पे लिखी गई हैं उनके द्वारा हमें ये चीज़ें जानकारी मिलती है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये जो सही और गलत का है ये हमारे वातावरण द्वारा या एक हमारे आसपास के परिवेश द्वारा हमें बताया जाता है। अगर देखा जाए तो नैतिकता का तात्पर्य स्थापित स्वीकृत संहिताओं या सही और गलत की स्वीकृत धारणाओं के अनुरूप होना है। अब इसमें जो है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश, काल, परिस्थिति, शासन और व्यवस्था के अनुसार नैतिकता के मानक और स्तर में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि आज के समय में जो चीज़ें नैतिक हैं, हो सकता है कि वो पिछले समय में अनैतिक रही हो, या आज के समय में जो चीज़ें अनैतिक हैं, हो सकता है कि पिछले समय में उनको नैतिक माना जाता रहा हो। ये पूरी तरह से हमारे समाज और समाज में जो है कि किसका शासन है, कैसी व्यवस्था है, कैसी परिस्थिति है, कौन सा देश है, ये चीज़ें या ये कहिए कि उन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है किसी चीज़ का नैतिक या अनैतिक होना। अब इन चीज़ों को हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझेंगे, जिसके द्वारा आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो एक उदाहरण हम लेते हैं कि पहले के समय में जो है कि शिकार करना, जैसे शेर या बाघ आदि का शिकार करना क्या था, बहादुरी का प्रतीक माना जाता था। लेकिन आज के समय में उस पे रोक है और ऐसा करना कानूनी जुर्म है। यानी कि शिकार करना जो कि पहले नैतिक माना जाता था और समाज के द्वारा बहादुरी का कार्य माना जाता था, लेकिन आज के समय में उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं कि एक समय में जो है कि सती प्रथा का समाज में महत्व था। उस समय सती होने वाली स्त्री को बहुत ही नैतिक माना जाता था, लेकिन आज के समय में सती प्रथा क्या है, प्रतिबंधित कर दी गई है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण से हम देखते हैं कि कुछ चीजें एक ही समय में अलग अलग देश या जगह के हिसाब से नैतिक या अनैतिक हो सकती। जैसे कि नकाब पहनने को अगर देखा जाए तो अरब देशों व अन्य मुस्लिम देशों में नैतिक है, और कुछ अरब व मुस्लिम देशों में तो अनिवार्य भी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ देशों जैसे फ्रांस, बेल्जियम, बुल्गारिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रिया आदि में प्रतिबंधित है। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि देश, काल, परिस्थिति, शासन और व्यवस्था के अनुसार नैतिकता के मानक और स्तर में परिवर्तन होता रहा है। अब बात आती है
कि आखिर ये नैतिक विकास है क्या, या नैतिक विकास किसे कहेंगे। तो हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग सही और गलत के बीच अंतर, यानी कि नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग सही और गलत के बीच अंतर विकसित करते हैं और दोनों के बीच तर्क करने में संलग्न होते हैं। अब इस चीज को हम इस उदाहरण द्वारा समझते हैं कि एक समय में जो था कि महिलाओं को केवल घरेलू कार्य तक ही सीमित रखा जाता था, है ना। केवल महिलाएं जो हैं तो घर का ही कार्य करती थी। लेकिन फिर समाज सेवियों और शिक्षाविदों ने तर्क व विचार किया तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला। इसी प्रकार उन्हें वोट देने का अधिकार और फिर उसके बाद संपत्ति में भी अधिकार मिला। यहाँ हम देखते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिलने के साथ ही साथ समाज का भी नैतिक विकास क्रमशः होता जा रहा है। अगर आज के समय में कोई कहे कि महिला को केवल घर के अंदर ही रहना चाहिए तो लोग उसे रूढ़िवादी और एक तरह से अनैतिक मानेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग सही और गलत के बीच अंतर विकसित करते हैं और दोनों के बीच में तर्क करने में संलग्न होते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोग जो है कि नैतिकता को कैसे विकसित करते हैं, या लोगों के अंतर्गत जो है नैतिकता वो कैसे आती है। तो यह जो सवाल है सदियों से माता पिता, धार्मिक नेताओं और दार्शनिकों को आकर्षित करता रहा है। लेकिन नैतिक विकास मनोविज्ञान और शिक्षा में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। क्या माता पिता या समाज का प्रभाव नैतिक विकास में अधिक भूमिका निभाता है? क्या सभी बच्चे समान तरीके से नैतिकता विकसित करते हैं? यह एक अच्छा प्रश्न है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने इसमें कुछ बुनियादी सवालों की खोज करते हुए सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक सिद्धांत को विकसित किया। उनके काम ने जीन पियाजे के पिछले काम को संशोधित और विस्तारित किया, लेकिन यह इस बात पर अधिक केंद्रित था कि बच्चे नैतिक तर्क कैसे विकसित करते हैं। जीन पियाजे की संकल्पना को आगे बढ़ाने का श्रेय लॉरेंस कोहलबर्ग को दिया जाता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है कि पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का विस्तार है, यानी कि कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के ही जो नैतिक विकास के सिद्धांत थे उनको और आगे बढ़ाया। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जीन पियाजे ने नैतिक विकास के बारे में क्या कहा था, तभी तो हम कोहलबर्ग को और अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो पियाजे ने नैतिक विकास की 3 चरणीय प्रक्रिया का वर्णन किया था। इसका पहला जो चरण था उसमें उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है अपनी मोटर और सामाजिक कौशल को विकसित करने और उसमें निपुणता प्राप्त करने में अधिक रुचि रखता है तथा नैतिकता के बारे में कोई सामान्य चिंता नहीं रखता है। ये जो है कि छोटे बालकों के लिए है जिनकी उम्र बहुत कम होती है, तो वो अपनी मोटर गतिविधियों का इस्तेमाल करते हैं अपने सामाजिक कौशल को विकसित करने और उसमें निपुणता प्राप्त करने में। अब इसमें क्या होता है कि वो जो है बालक नैतिकता के बारे में बहुत ज़्यादा विशेष ज्ञान या चिंता नहीं रखता है। जैसे बच्चा कोई सामान तोड़ देता है या किसी को गाली दे देता है या किसी को मार देता है या कपड़े गंदा कर लेता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता, जबकि ये सभी कार्य एक बच्चे के लिए समाज की नज़र में अनैतिक हैं और समाज या परिवार द्वारा ही उसे सिखाया जाता है कि वह ऐसा कार्य न करे। अब हम अगले चरण को देखते हैं। तो इस चरण में जो जिन पियाजे साहब बताते हैं कि बच्चे में अधिकार रखने वाले व्यक्तियों और अस्तित्व में मौजूद नियमों के प्रति बिना शर्त सम्मान विकसित हो जाता है। यह स्टेज जो है, जो पहली स्टेज थी उससे थोड़े से बड़े बच्चों में, जैसे कह सकते हैं कि उनकी उम्र अगर 6 साल से बड़े हैं तो आती है। तो इसमें अधिकार रखने वाले व्यक्ति जैसे कि माता पिता व अध्यापक और जो नियम समाज में चलते रहते हैं उनमें वो बिना शर्त सम्मान विकसित करता है।
कहने का मतलब ये है कि वो उनकी आज्ञा का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से करता है और ज़्यादा उसमें सवाल जवाब नहीं करता है। इसी प्रकार अगर हम तीसरे चरण की बात करें, तो बच्चा जो है कि नियमों को मनमाना समझना शुरू कर देता है तथा यह निर्णय लेते समय कि कोई कार्य या व्यवहार नैतिक है या अनैतिक, वह व्यक्ति के इरादों पर भी विचार करता है। यह जो है 12 से 13 साल के बाद की उम्र के बच्चों में देखा जाता है कि वो क्या करते हैं, समाज के नियमों को मनमाना समझना स्टार्ट कर देते हैं तथा यह निर्णय लेते समय कि कोई कार्य या व्यवहार नैतिक है या अनैतिक, वह सामने वाले व्यक्ति के इरादों पर भी विचार करते हैं। कोहलबर्ग ने इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए प्रक्रिया में और भी चरण शामिल किए। इसके अलावा कोहलबर्ग का मानना था कि अंतिम चरण शायद ही कभी किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि पियाजे के नैतिक विकास के चरण सभी के लिए समान है। यानी कि पियाजे साहब ने ये जो तीनों चरण बताए हैं, इस चरण को उन्होंने माना है कि इस चरण से दुनिया के सभी व्यक्ति गुजरते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चों में नैतिकता और नैतिक तर्क कैसे विकसित होते हैं। अब थोड़ा सा लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में जान लेते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो कोहलबर्ग साहब का जन्म जो है 25 अक्टूबर 1927 को अमेरिका में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 17 जनवरी 1987 को हुई थी। कोहलबर्ग साहब एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो नैतिक विकास के चरणों के अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते थे। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। भले ही यह उनके युग में असामान्य माना जाता था, उन्होंने नैतिक निर्णय के विषय का अध्ययन करने का फैसला किया। 25 साल पहले से बच्चों के नैतिक विकास पर जीन पियाजे के कार्य को आगे बढ़ाया। यानी कि इन्होंने जिन बच्चों पे प्रयोग किए या अपनी जो थ्योरिया दी, वो 25 साल से कम उम्र के आयु के बच्चों द्वारा जानकारियां जुटाई थी या उनके ऊपर ही इन्होंने प्रयोग किया था। वास्तव में कोहलबर्ग को अपने विचारों के आधार पर एक लेख प्रकाशित करने में 5 साल लग गए। कोहलबर्ग के काम ने न केवल जीन पियाजे के निष्कर्षों को प्रतिबिंबित और विस्तारित किया, बल्कि जो दार्शनिक जॉर्ज हर्बर्ट मीड और जेम्स मार्क बाल्डविन है, इनके सिद्धांतों को भी प्रतिबिंबित और विस्तारित किया। उसी समय वह मनोविज्ञान के भीतर एक नया क्षेत्र बना रहे थे, जिसे आज हम नैतिक विकास या मोरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। पियाजे की तरह कोहलबर्ग ने भी नैतिक विकास में सामाजिक पक्ष पर जोर दिया। कोहलबर्ग के अनुसार सामाजिक परिप्रेक्ष्य जो है बालक के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यानी कि कोहलबर्ग ने भी यह माना कि बच्चों का जो है मानसिक विकास समाज के अंदर और ज़्यादा बेहतर तरीके से या जिस समाज में वह रहता है उसके हिसाब से होता है और उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। कोहलबर्ग ने अपना पहला आधारभूत प्रयोग मध्यवर्गीय तथा निम्न वर्गीय परिवारों के 72 बालकों पर किया था। इन बालकों की आयु 10 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक थी। बाद में उन्होंने अपने प्रयोगों में अमेरिका के अन्य शहरों एवं अन्य देशों के छोटी आयु के बालक बालिकाओं और बाल अपराधी बालकों आदि को भी सम्मिलित कर लिया। यानी कि इन्होंने बहुत तरह तरह के बालकों के ऊपर अपना प्रयोग किया। अब हम कोहलबर्ग के सिद्धांत की मूलभूत मान्यताएं यानी कि बेसिक एजम्पशंस ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी को थोड़ा सा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की जो है मूल मान्यताएं निम्नलिखित हैं। पहली कि बालकों के नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए उनके तर्क एवं सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। बालकों द्वारा प्रदर्शित
प्रतिक्रियाओं के आधार पर इनकी नैतिकता का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अक्सर परिस्थितियों में बालक भय अथवा पुरस्कार के लालच में वांछनीय व्यवहार प्रदर्शन करता है, नैतिक चिंतन के कारण नहीं। कोलबर्ग ने बालक को किसी धर्म संकट की स्थिति में रखकर यह देखा कि बालक उस परिस्थिति में क्या विचार करता है और किस तर्क के आधार पर उचित व्यवहार के लिए निर्णय लेता है। इस उपागम को प्राणीगत उपागम या ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच भी कहा गया है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने संपूर्ण नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया तथा इन 3 अवस्थाओं को 6 उप अवस्थाओं में भी विभाजित किया और इसे सार्वभौमिक माना है। इनके अनुसार सभी बालक इन अवस्थाओं से गुजरते हैं। ये अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं तथा यह क्रम बदला नहीं जा सकता। प्रत्येक अवस्था में पाए जाने वाली नैतिकता का गुण जो है कि अन्य अवस्थाओं की नैतिकता से भिन्न होता है। प्रत्येक अवस्था में बालक की तर्क शक्ति नवीन प्रकार की होती है। अगला जो पॉइंट है कि जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उस बालक के भीतर नैतिक व्यवहार और गुणात्मक परिवर्तन कब तथा कैसे उत्पन्न होता है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। तो इनके अनुसार नैतिक व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन क्रमिक रूप से ही आते हैं, अचानक उत्पन्न नहीं होते हैं। किसी अवस्था में पहुंचने पर बालक मात्र उसी अवस्था की विशेषताओं को ही प्रदर्शित नहीं करता, अपितु उसमें कई अवस्थाओं के व्यवहार मिश्रित रूप से दिखाई पड़ते हैं। अर्थात अगर पहली दूसरी अवस्था को वो पार कर चुका है तो जब वो तीसरी अवस्था में जाएगा तो पहली और दूसरी अवस्था के भी गुण उसके अंदर दिखाई देंगे। उसमें अधिकांश व्यवहार जिस अवस्था के अनुरूप होते हैं बालक को उसी अवस्था का मान लिया जाता है। अर्थात उसके अंदर जिन गुणों की सबसे अधिकता होती है तो बालक को मान लिया जाता है कि यह अभी उस अवस्था में है। कोहलबर्ग के जो सहयोगी थे इलियट टूरियल, इनके अनुसार प्रायः समस्त बालक नैतिक विकास की एक अवस्था के उपरांत दूसरी अवस्था में प्रविष्ट होते हैं, परंतु सभी बालक 6 अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। नैतिक विकास की अंतिम अवस्था तक जाने वाले बालकों की संख्या बहुत कम ही होती है। इस प्रकार नैतिक तर्क शक्ति या नैतिक चिंतन की दृष्टि से बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं, यानी दिखाई पड़ती हैं। ये विभिन्नताएं विकास की गति एवं विकास की सीमाओं दोनों ही कारणों से उत्पन्न होती हैं। ये अब हम देख लेते हैं कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्तर और चरण क्या क्या बताए हैं। तो लेवल्स एंड स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट हम देखते हैं। कोहलबर्ग ने अपनी पुस्तक मॉरल स्टेजेस एंड मॉरलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच जो कि 1976 में प्रकाशित हुई थी, इसमें नैतिक विकास की अवस्थाओं का विवरण दिया है। उन्होंने कहा है कि नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण होते हैं। तो आइए हम उन तीनों स्तरों और 6 चरणों का नाम जान लेते हैं। पहला जो हमारा स्तर होता है वो होता है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज के 2 चरण होते हैं। इसमें पहला चरण जो होता है दंड और आज्ञाकारिता का है, जिसको पनिशमेंट एंड ओबीडियंस भी कहते हैं। दूसरा जो है कि व्यक्तिवाद, करणवाद एवं विनिमय, जिसको इंडिविजुअलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। दूसरा जो स्तर होता है परंपरागत स्तर होता है, जिसको कन्वेंशनल स्टेज, इसके जो चरण हैं इनको अंतरवैयक्तिक संबंध, जिसमें अच्छा बालक या बालिका आते हैं, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी कहते हैं। और चौथा चरण होता है जो वो होता है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, जिसको मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर कहते हैं। इसी प्रकार अगर तीसरा और अंतिम जो उन्होंने स्तर बताया है उसका नाम देखा जाए तो उन्होंने बताया है कि पश्च परंपरागत स्तर, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, इसके भी 2 चरण होते हैं और इसके जो 2 चरण होते हैं उसका नाम उन्होंने दिया है
सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार छठवां जो उन्होंने चरण बताया है उसका नाम उन्होंने सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जिसको यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल माना है या ऐसा नाम दिया है। तो ये तो कोहलबर्ग द्वारा बताए गए तीनों स्तर और 6 चरणों के नाम हो गए। अब हम बारी बारी से इन तीनों स्तरों और 6 चरणों का हम अध्ययन करेंगे। वीडियो के लिए मित्रों बस इतना रहने देते हैं। अब अगली वीडियो में हम इन तीनों स्तरों और इन 6 चरणों के बारे में विस्तार से जानेंगे। आपने हमारी इस वीडियो को इतने धैर्यपूर्वक और अच्छे से समझते हुए देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। एंड मैं आपसे ये विनती करूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और अपना तैयारी और बेहतर तरीके से कंप्लीट करें। तो मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।